जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर के दूसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने इज मैटर अराउंड अस प्योर का पहला क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने मिक्सर से संबंधित कंसेप्ट को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग उससे आगे के कंसेप्ट की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे के बातों को रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे का जो कंसेप्ट है वो आप सबों को आसानी से समझ में आए। मेरे मित्र, हम लोगों ने कल के सेशन में क्या डिस्कस करा था? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या नहीं है। तो मेरे मित्र, आप सभी ने क्या देखा कि जो आम जनता शुद्ध पदार्थों को लेकर के अपना कंसेप्ट बनाती है वो बहुत ही सरल है। आम नागरिक के मन में शुद्ध पदार्थ का मतलब यही होता है कि जो पदार्थ है उसमें किसी और चीज की मिलावट ना हो। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या होता है, सर चीजें अलग हो जाती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी जो सब्सटेंस होते हैं यानी कि वस्तु होते हैं, इसको दो कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। एक तो हमारा प्योर और दूसरा क्या होता है, इम्प्योर। और मेरे मित्र, आप सभी ने देखा था कि जो हमारा प्योर सब्सटेंसेस होता है ये किससे मिलके बना होता है? तो आप कहते हैं सर ये सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है। जबकि मेरे मित्र जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होता है ये किससे मिलके बना होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है। साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ने देखा था कि अगर हम लोग प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंसेस के रूप में केमिस्ट्री में हम लोग किसको कहते हैं? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एलिमेंट है हमारा, यानी कि जितने भी तत्व हैं वे सभी प्योर सब्सटेंसेस हैं और जितने भी कंपाउंड हैं वे सभी क्या हैं? आप कहेंगे प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर का मतलब क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि वैसा पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना हो। और मेरे मित्र, इम्प्योर के रूप में हम लोग किसको डिफाइन कर रहे होते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी मिक्सर को डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी कि मिक्सर को परिभाषित कर रहे होते हैं। साथ ही मेरे मित्र, न सिर्फ हम लोग मिक्सर की बात करते हैं बल्कि सॉल्यूशन की भी चर्चा करते हैं, यानी कि विलयन की भी चर्चा करते हैं। और विलयन क्या है? तो सर ये हमारा एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण है। साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ने क्या देखा था कल के सेशन में? जो हमारा मिक्सचर होता है सर ये एक आप कह सकते हो वैसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बन जाता है। और साथ ही इसकी क्या होती है सर? अपनी प्रकृति होती है, ये समांगी या विसमांगी हो सकता है। और सर जो मिश्रण बने हैं उसमें अवयवी तत्वों के अवस्था के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। ठोस ठोस, ठोस द्रव मिश्रण, द्रव द्रव मिश्रण, द्रव गैस मिश्रण। इस तरह से आप लोगों ने मिश्रण के प्रकार को डिस्कस करा था। अगला जो टॉपिक था हम लोगों का वो क्या था? तो सर हम लोगों का विलयन था, यानी कि सॉल्यूशन था। कुल मिला के आज के इस सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि सर विलयन क्या होता है, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो मेरे मित्र, बहुत ही सरल सा ये आप कह सकते हो कंसेप्ट है। जब भी आपसे सवाल ये करा जाए कि व्हाट डिड यू मीन बाय सॉल्यूशन, विलयन से क्या समझते हो, तो आप सरल शब्दों में जवाब देंगे कि विलयन जो है वो क्या है? तो आप सभी कहेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिश्रण है। क्या है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिश्रण है। अब ध्यान में रखिएगा, आप सभी ने पीछे के सेशन में देखा है कि जो मिश्रण होते हैं उसकी नेचर समांगी भी होती है और विसमांगी भी होती है। तो सवाल ये है कि सर जो विलयन बनेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, विलय और विलायक से, तो जो हमारा विलयन होगा वो क्या होगा? तो मेरे मित्र, आप सबों को विलयन के परिभाषा के रूप में ही ये याद रखना होगा कि विलयन क्या है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो आप सभी इसको नोट कर लेंगे। चला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं पे भी विलयन की बात की जाएगी, जहां कहीं पे भी विलयन की बात की जाएगी, यानी कि सॉल्यूशन की बात की जाएगी, आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे विलयन, विलयन, विलयन दो या, विलयन दो या दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो मेरे ख्याल से विलयन का परिभाषा क्या होता है ये आप सभी सीख पाए होंगे।
नो द पॉइंट इज दैट सर ये बनेगा कैसे? मेरे मित्र आसानी से, आप सभी ने शरबत तो बनाया होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो शरबत क्या है हमारा? आप कहेंगे सर शरबत बनाने के लिए हमें चीनी और पानी चाहिए। तो शरबत जो है उसमें चीनी के कण आपको कैसा दिखाई पड़ते हैं? तो आप कहेंगे सर मिलने के बाद कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा शरबत बनता है वो एक समांगी मिश्रण के रूप में देखा जाता है। और शरबत में अगर आप शरबत को अगर आप गिलास में लेकर के पियो तो ऊपर से पियोगे तो भी आपको मीठा लगेगा, नीचे से पियोगे तो भी मीठा लगेगा, बीच में से पियोगे तो भी मीठा लगेगा। तो मिठास की प्रॉपर्टी शरबत के पूरे आयतन में है। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि सर हम लोगों ने तो कल ही पढ़ा है कि वैसा मिश्रण जिसमें उसका गुण उसके संपूर्ण आयतन में होता है और कोई हमें बाउंड्रीज दिखाई नहीं पड़ती है, वो हमारा समांगी मिश्रण है। और मेरे मित्र चीनी पानी का जो घोल होगा आप सभी कहेंगे गुरुजी ये समांगी होगा। इसी तरीके से नमक पानी के घोल की बात करेंगे, आप कहेंगे सर हमारा समांगी मिश्रण होगा। अब नींबू पानी, तो आप कहेंगे कि सर पानी के ग्लास में अगर हम नींबू के रस को निचोड़ देंगे और उसको अच्छी तरीके से सेक कर देंगे या आप कह सकते हो मिला देंगे, तो हम क्या देखेंगे कि पानी और नींबू का रस अलग अलग हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब वो क्या हो गया? पानी और नींबू का विलयन हो गया। एनसीईआरटी क्या कह रहा है? एनसीईआरटी कह रहा है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। और आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। और प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैस विलयन भी होते हैं। आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि प्रकृति में सर ठोस और गैस विलयन भी होते हैं। और जब भी हम विलयन को कैटेगराइज कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये वैसा पदार्थ होता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले होते हैं। आप सबों को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब कभी भी कहीं पे हम विलयन की बात करेंगे, जब कभी भी कहीं पे भी हम विलयन की बात करेंगे तो इसमें दो चीजें होगी। और मेरे मित्र इसको आप बड़े ही सरल शब्दों में ये कह भी सकते हो कि सर विलयन जो है वो क्या होता है? तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिश्रण होता है। तो मेरे मित्र सॉल्वेंट हम लोग किसको बोलते हैं? विलायक को बोलते हैं। और सॉल्यूट हम लोग किसको बोलते हैं? सर विलय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विलय को बोलते हैं। या इसी को आप सभी इंग्लिश में क्या कह सकते हो? आप सभी इसी को सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट कह सकते हो। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट कह सकते हो। ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे कि सर सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा, तो ये चीजें पकड़ने में कई सारे छात्रों को दिक्कत होती है। तो मेरे मित्र जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए कि ये आपका ग्लास है जिसमें आप पानी भर दिए हैं, जिसमें क्या किए हैं आप? पानी भर दिए हैं। और इसमें आप चम्मच के सहायता से क्या गिरा रहे हो? सर शुगर यानी कि चीनी गिरा रहे हो। तो मेरे मित्र ये आपका पानी है, ये क्या है आपका? पानी, या आप इसको जल भी कह सकते हो साइंस पढ़ रहे हो तो। और सर आप यहाँ पे चीनी ले लो जिसको हम क्या कह सकते हैं सर? तो आप सभी कहेंगे सर शुगर भी कह सकते हैं। अब इसको इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिला देंगे तो चीनी और पानी का घोल तैयार हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि सर ये घोल तो तैयार हो गया, लेकिन इसमें सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा, इसमें तो हमें कंफ्यूजन रह जाती है। मेरे मित्र कंफ्यूज नहीं होने का है, कंफ्यूज नहीं होने का है। फोकस कहां पे करना है? कंसेप्ट पे। याद रखना, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के रूप में होता है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन होगा हमारा तो उसमें दो चीजें तो हमेशा से ही होगी, पहला सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। याद रखिए कि इस विलायक शब्द को देखिए, इस विलायक शब्द को देखिए, क्या पाएंगे आप कि सर विलय से थोड़ा सा लंबा लग रहा है। हाँ ऐसे ही समझिएगा इसको। अगर आप विलायक और विलय शब्द को देखेंगे तो दोनों में से बड़ा लंबा आपको कौन लग रहा है? तो आप कहेंगे सर विलायक लग रहा है। आपका शॉर्टर कौन लग रहा है? विलय लग रहा है। तो बस आपको यह ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन में जो पदार्थ हमारा क्या होगा? ज्यादा मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो पदार्थ कम मात्रा में होगा वो क्या होगा? सर सॉल्यूट होगा। तो पानी यहां पे क्या हो गया? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पानी जो है वो हमारा विलायक हो गया। और विलायक का मतलब क्या हुआ? जिसमें किसी चीज को घुलाया जाए। तो चीनी को कहां घुला रहे हैं? सर जी पानी में घुला रहे हैं। तो पानी हमारा विलायक हो गया यानी कि सॉल्वेंट हो गया। और मेरे मित्र ये जो चीनी है ये क्या हो गया? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी विलय यानी कि सॉल्यूट हो गया। तो आप सबों को ये साधारण रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा हो, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विलयन में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। विलयन में जो सॉल्वेंट होती है इसकी मात्रा क्या होगी? प्रायः ज्यादा होती है। आप सभी ध्यान में रखेंगे विलयन में इसकी मात्रा प्रायः ज्यादा होती है।
तो वैसा वैसा पदार्थ जिसका बिलियन में सर मात्रा ज्यादा है वो हमारा क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर सॉल्वेंट कहलाएगा। और अगर हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बिलियन में इसकी मात्रा प्रायः कम होती है। बिलियन में इसकी मात्रा क्या होती है, प्रायः कम होती है। ये चीजें आप सभी को ध्यान में रखना होगा। और जब भी हम बिलियन की बात करेंगे आप सभी कहेंगे सर इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। व्हाट इज सॉल्वेंट, आप कहेंगे सच अ टाइप ऑफ मटेरियल which amount is greater than सॉल्यूट, जिसका आपका अमाउंट जो है वो क्या हो, सॉल्यूट से ज्यादा हो, वो हमारा सॉल्वेंट है। और वैसा मटेरियल जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में क्या है, कम है, वो हमारा क्या होगा सर, सॉल्यूट होगा। और सिंपल, जिसमें किसी भी पदार्थ को घुलाते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा सर, सॉल्वेंट, और जिसको घुलाएंगे वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। जैसे दूध चीनी, कई छात्रों को मतलब ये लग रहा होगा कि गुरुजी सिर्फ और सिर्फ क्या पानी और चीनी का ही मिश्रण हमारा जो है वो बिलियन के रूप में देखा जा सकता है। नहीं मेरे मित्र, हम लोग किसी भी बिलियन की बात कर सकते हैं, कोई भी बिलियन हो सकता है। बस हमको बस ये ध्यान में रखना होगा कि वहां पे दो चीजें दिखेगी, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। अब ध्यान दीजिएगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो दूध में चीनी मिलाकर पीते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं सर बगैर चीनी मिलाए पी लेते हैं। और इसी पे एक कहावत भी है कि एक व्यक्ति को दूध में पर डे चीनी मिला के पीने का आदत था। तो एक बार वो कहीं सफर कर रहा था, उसको याद नहीं रहा, तो उन्होंने स्टेशन पे दूध तो पी लिया लेकिन चीनी उसको नहीं मिला, तो या मे बी माइंड से उतर गया। तो वो बाद में सर चीनी भी रखे हुए था, चीनी को फांक करके स्टेशन पे लौट रहा था। लोग पूछा क्या कर रहे हो, तो दूध में चीनी मिला रहे हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जिस चीज में हम किसी पदार्थ को मिलाएंगे वो विलायक है, और जिसको मिला रहे होंगे वो क्या होगा, आप कहेंगे सर विलय है। ध्यान में रखिएगा, पानी यानी कि जल को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि सार्वत्रिक विलायक है। तो जहां पे भी आपसे क्वेश्चन करा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है, आप कहेंगे सर जल। क्यों, क्योंकि इसमें लगभग पदार्थ क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है, यानी कि घुल जाती है। आगे मेरे मित्र एनसीईआरटी क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि विलयन के कणों में समांगिकता होती है। चूंकि यहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, और समांगी का कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस लाइन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है कि विलयन के कणों में क्या होती है, आप कहेंगे सर समांगिकता होती है। साथ ही मेरे मित्र, उदाहरण के लिए यहां पे समझाया जा रहा है कि नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे मिश्र धातु की चर्चा करी जा रही है। मिश्र धातु क्या है, तो आप सबों को ध्यान में रखना होगा, इसी को इंग्लिश में हम एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं चला, आप सभी ध्यान में रखिएगा। जहां पे भी हम मिश्र धातु की बात करेंगे आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको एलॉय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलॉय बोला जाता है। और आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि एलॉय क्या है, तो सर ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी कि एलॉय मिश्र धातु क्या है, तो आप सभी कहेंगे धातुओं का समांगी मिश्रण जिसके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, मिश्र धातु कहलाता है। क्योंकि मेरे मित्र, ये जो मिश्र धातु हैं इसको मिश्रण इसलिए माना जाता है क्योंकि सर ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। जैसे अगर हम लोग नाइक्रोम की बात करते हैं तो नाइक्रोम हमारा एक मिश्र धातु है। अब इसमें निकेल और क्रोमियम दोनों मौजूद है। तो कोई भी मिश्र धातु जो है वो अपने जो अवयवी तत्व हैं जिससे वो मिलके बने हुए हैं उसके गुण को प्रदर्शित करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन रेफर द एलॉय एज अ मिक्सर। इसीलिए हम लोग मिक्सर को एलॉय को किस रूप में रेफर करते हैं, सर मिक्सर के रूप में रेफर करते हैं। क्यों, तो मैंने आपको कल के सेशन में बताया है कि सर मिश्रण का ये गुण होता है कि उसका अपना कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो जिस चीज से मिलकर बना है उसी का शो करेगा। जैसे हम आपको एक और एग्जांपल यहां पे देना चाहेंगे कि चला हम चीनी और पानी और नमक और पानी की बात करा यहां पे, तो चीनी पानी या नमक पानी में दोनों में अंतर क्या है, तो आप कहेंगे सर मिठास और नमकीन, मिठास और नमकीन। तो ये मिठास हमें तभी आएगा सर जब हम पानी में चीनी मिलाएंगे, और सर जो नमकीन है वो तभी आएगा जब सर हम पानी में नमक मिलाएंगे। तो यहां पे पानी और जो नमक है उसमें जो प्रॉपर्टीज निखर के आ रही है सामने वो किसका, तो सर इसके अवयवी तत्व का।
अभी अभी अगर आपको कोई कह देगा कि नमक का घोल, तो इससे मतलब क्या हुआ कि सर नमक का घोल कहने का मतलब वो पानी और नमक है। तो जो हमारा नमक का घोल होगा उसका टेस्ट कैसा होगा, उसका गुण क्या होगा? आप कहेंगे सर उसका स्वाद नमकीन होगा। तो ये जो स्वाद नमकीन है वो किसके वजह से आया है? सर उसके अभी अभी तत्व के वजह से आया है जिससे वो बना है। तो चूंकि मिश्र धातु जो होते हैं ये क्या होते हैं? धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिसके अवयवी तत्व को, या आप कह सकते हो जिसके अवयवी घटक होते हैं, उसको भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि चूंकि ये अपने अवयवों के गुण को दर्शाते हैं, इसीलिए मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं सर? मिश्रण के रूप में रेफर करते हैं। तो अब सवाल यह है कि सर मिश्र धातु को परिभाषित करेंगे कैसे करेंगे? तो आप सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि धातुओं का समांगी मिश्रण जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, मिश्र धातु कहलाता है। तो मेरे मित्र हम यहां पे लिख दें कि धातुओं का समांगी मिश्रण, धातुओं का समांगी मिश्रण जिनके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, जिसके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे सर मिश्र धातु यानी कि एलॉय कहलाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि मिश्र धातु अपने अवयवों के गुण को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो मिश्र धातु किससे मिलकर बना है उसके गुण को प्रदर्शित करेगा। तो मिश्र धातु अपने अवयवों के गुण को प्रदर्शित करता है, या आप कह सकते हो सर शो करता है। शो का भी मतलब चला क्या होता है सर? प्रदर्शित करना ही होता है। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपका दो इंपॉर्टेंट मिश्र धातु की बात की गई है। पहला आपका पीतल जो कि जिंक और आपका क्या होता है सर? कॉपर का मिश्रण होता है, जिसमें आपका जो जिंक है वो 30% और जो कॉपर है वो कितना होता है? 70% होता है। तो मेरे मित्र जो पीतल होगा इसका प्रॉपर्टीज जिंक और कॉपर दोनों से मैच कर रहा होगा, यानी कि जिंक और कॉपर का जो प्रॉपर्टीज होगा सर वही प्रॉपर्टीज किसका होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पीतल का होगा। तो आप सभी ये याद रखिएगा, अगर बाई चांस कभी आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाए कि पीतल जो है वो किसका मिश्रण है, तो आप सभी याद रखेंगे जिंक प्लस कॉपर का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है? आप कहेंगे सर पीतल जो मिश्र धातु है ये जिंक और कॉपर का मिश्रण है, जिसमें जिंक कितना है? आप ध्यान में रखिएगा 30%, कॉपर कितना है? 70%। इसी तरीके से हमने नाइक्रोम की बात करा चला, तो नाइक्रोम भी हमारा एक मिश्र धातु है और बेसिकली ये कंपोजिशन किसका होता है? निकेल और क्रोमियम का होता है। किसका होता है? निकेल और क्रोमियम का होता है। तो आप सबों को मिश्र धातु का भी ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना चाहिए कि सर धातुओं का समांगी मिश्रण जिसके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, मिश्र धातु कहलाता है। और मिश्र धातु अपने अवयवों के गुण को शो करते हैं। मतलब अगर पीतल जिंक और कॉपर से मिलकर बना हुआ है तो पीतल का गुण जिंक और कॉपर जैसा होगा। नाइक्रोम अगर निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ है तो सर नाइक्रोम का जो प्रॉपर्टीज होगा वो निकेल और क्रोमियम का प्रॉपर्टीज होगा। आप कहेंगे चलो सर ये तो हमारा क्लियर हो गया। मेरे मित्र आगे एनसीईआरटी क्या कह रहा है उसको भी जरा सा गौर फरमाइएगा। आगे यहां पे कहा जा रहा है कि अगर हम और भी मिश्रण के प्रकार की बात करते हैं, और भी हम विलयन की प्रकार की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे कि चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। यानी कि चीनी ठोस और सर जो जल है वो आपका क्या है? तरल है। तो इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। अब ध्यान देंगे कि आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग टिंचर सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मेरे मित्र ये भी क्या है? हमारा एक प्रकार का विलयन है। और ध्यान में रखिएगा कि इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? तो सर घाव को धोने के लिए, या आप कह सकते हो फर्स्ट एड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से मेरे मित्र जो वातयुक्त पेय होते हैं, यानी कि जो आपका मतलब सोडा वाटर होता है, या फिर आप कह सकते हो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, वो एक्चुअली क्या है? तो सर सोडा जल, कोक इत्यादि
तरल विलयन में गैस के रूप में है, यानी कि द्रव में गैस का विलयन है। और बेसिकली जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं सर, उसमें कौन सा एसिड होता है? आप कहते हैं सर कार्बोनिक एसिड मिलता है। मेरे मित्र, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक होते हैं। तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा। चला, आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे? आप सभी ध्यान में रखेंगे यहाँ पे स्पेशल हिंट के रूप में, स्पेशल हिंट के रूप में यहाँ पे पहला चीज तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, पहला चीज तो आप सभी ये ध्यान में रख लीजिएगा क्या कि टिंचर, टिंचर क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि सर टिंचर जो है वो आयोडीन, आयोडीन एवं अल्कोहल, टिंचर आयोडीन एवं अल्कोहल का विलयन है, आयोडीन एवं अल्कोहल का विलयन है। अच्छा चला, विलयन हम कह रहे हैं, तो आपको अगर ये कहीं पे सवाल मिल जाए कि टिंचर आयोडीन, टिंचर जो है वो आयोडीन और अल्कोहल का मिश्रण होता है, तो परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि विलयन भी तो सर समांगी मिश्रण ही है। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण ही है। और मेरे मित्र, आप सभी दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखेंगे कि सोडा जल, सोडा जल, ठीक है, या फिर जो कोक है, सोडा जल, कोक, कोक ईटीसी, ईटीसी क्या है? तो आप सभी याद रखेंगे सर द्रव में, द्रव में, द्रव में गैस का विलयन है या द्रव में गैस का मिश्रण है, द्रव में गैस का मिश्रण है। और मेरे मित्र, यहां पे क्या कहा जा रहा है? यहां पे कहा जा रहा है कि ये जो आपका तरल विलयन में गैस के रूप में होती है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो विलय होते हैं और जल विलायक होते हैं। तो जो मैंने सोडा जल या कोक की बात करा या कोई भी अदर सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं, तो वो तरल में गैस का मिश्रण है। तो जो हमारा तरल पदार्थ है, जो हमारा तरल पदार्थ है वो किसका काम करता है? यानी कि जो सर हमारा द्रव पदार्थ है वो विलायक का काम करता है, जबकि जो हमारा गैस है वो किसका काम करता है? तो आप सभी याद रखेंगे सर विलय का काम करता है। और मेरे मित्र, सोडा वाटर या अन्य किसी सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? आप सभी कहेंगे गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय हो गया और कोई भी तरल पदार्थ आप कहेंगे सर विलायक के रूप में हो जाएगा। आगे मेरे मित्र कहा जा रहा है कि वायु गैस में गैस का विलयन है और यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। मेरे मित्र, साथ ही यहां पे कहा जा रहा है, साथ ही यहां पे कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को क्या कहा जाता है मेरे मित्र? नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। और वायु में दूसरी बहुत कम मात्रा में गैस क्या होती है सर? उपलब्ध होती है। तो ये भी एक सवाल है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं तो एग्जामिनर आपसे सवाल कर सकता है। अगर आपसे ये सवाल करा जाए, अगर आपसे ये सवाल करा जाए कि वायु क्या है, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। तो वायु में गैस का गैस, वायु गैस में गैस का विलयन है। तो पहला चीज तो आप ये लिख ही लो यहां पे, पहला चीज तो आप ये लिख ही लो यहां पे सर, जो वायु है यानी कि एयर है, जिसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि सर इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। ये क्या है? तो सर वायु गैस में गैस का विलयन है, वायु गैस में गैस का विलयन है, गैस में गैस का विलयन है। अब मेरे मित्र, चूंकि आप सबों को मालूम है कि एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, एज यू मीन सर ऑक्सीजन भी होता है, साथ में आप कहते हो सर नाइट्रोजन भी होता है, साथ में आप कहते हो सर CO2 भी होता है, अदर गैसेस जलवाष्प वगैरह भी होते हैं। मेरे मित्र, आप ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी कह रहे हो सर? 21%। नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी कह रहे हो सर? 78%। सर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता आप कहते हो 0.03%। तो मेरे मित्र, चूंकि एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में आपका क्या है? आप कहेंगे सर नाइट्रोजन है। तो मैंने अभी जस्ट आपको क्या पढ़ाया है कि वैसा पदार्थ, वैसा विलयन, या आप कह सकते हो कि वैसा पदार्थ जिसमें सर मतलब वैसा विलयन जिसमें जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में है या जो उसके अवयवी तत्व ज्यादा मात्रा में है, वो क्या कहलाएंगे? आप कहेंगे सर विलायक कहलाएंगे। तो वायु के लिए विलायक का काम कौन करेगा? आप कहेंगे सर नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि सर वायु के लिए विलायक का काम नाइट्रोजन करेगा। तो आपको यहां पे ये ध्यान में रख लेना होगा, आपको ये ध्यान में रख लेना होगा। अगर एग्जामिनर आपसे ये सवाल कर दिया जाए कि निम्न में से वायु का विलायक कौन सा गैस है, तो आप सभी कहेंगे
कि नाइट्रोजन गैस है। वायु का विलायक किस गैस को माना जाता है? आप सभी कहेंगे सर नाइट्रोजन गैस को माना जाता है। और सर ये क्या होता है? इनफ्लेमेबल होता है और इसीलिए आपका जो एटमॉस्फेयर है उसका ताप भी नियंत्रित होता है। तो कई बार ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अज्वलनशील है? तो आपका आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताइए। अब मेरे मित्र यहां पे ध्यान देंगे, आगे कह रहा है, यहां पे ध्यान देंगे, आगे कहा जा रहा है कि वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में क्या होती है सर? विद्यमान होती है। और यही कारण है कि हम लोग अदर गैसेस को यहां पे वायु में किस रूप में देखेंगे? आप कहेंगे सर विलय के रूप में देखेंगे। अब सवाल यहां पे ये है कि सर जो विलयन होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, यानी कि उसका गुण क्या होता है? तो विलयन का गुण तो चला यहां पे भी लिखा हुआ है, लेकिन विलयन का गुण आपके नोट्स में भी होना चाहिए और ये आपके लिए जरूरी भी है। तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा। विलयन का गुण अगर हम लोग बात करें, डिस्कस करें तो ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग विलयन के गुण की बात करेंगे तो ये सभी पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना होगा। ये सभी पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना होगा। व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, जब कभी भी हम विलयन के गुण की बात करेंगे तो हम पहला पॉइंट क्या कहेंगे कि सर ये एक समांगी मिश्रण है। क्या है? एक समांगी मिश्रण है। और साथ ही साथ मेरे मित्र हम लोग क्या कहेंगे कि इसके जो कण का व्यास होगा वो 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होगा और इसीलिए विलयन के कणों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। और मेरे मित्र इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर विलयन के द्वारा टिंडल प्रभाव को नहीं देखा जाता है, टिंडल इफेक्ट को नहीं देखा जाता है। और कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्या टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित नहीं करता है? तो आप सभी कहेंगे सर जो विलयन है वो हमारा टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित नहीं करता है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी के मन में आएगा कि गुरुजी ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि टिंडल नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि अगर हम लोग किसी भी विलयन से प्रकाश को गुजारते हैं तो विलयन में जो मौजूद कण होते हैं वो प्रकाश की किरणों को प्रकिरणित कर देते हैं, जिस वजह से हमें एक बिंब दिखाई पड़ता है और इसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। चूंकि विलयन के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसका आकार सर जो है वो 10⁻⁹ मीटर से भी है छोटा, तो जाहिर सी बात है कि इसके कण जो है वो प्रकाश की किरणों को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित नहीं करेंगे। साथ ही मेरे मित्र याद रखिएगा कि छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ? चाय बनाते हो? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा चाय बनते हुए देखे भी होंगे? बिल्कुल देखे हैं सर। तो चाय जब छाना जाता है मेरे मित्र तो आप क्या देखते हैं कि जो छन्ना होता है उसमें चाय पत्ती रह जाता है। क्या होता है सर? चाय पत्ती रह जाता है। तो आप कहेंगे सर चाय में चाय पत्ती डालते हैं इसीलिए न रह जाता है। लेकिन मेरे मित्र अगर हम आपको ये कहते हैं कि आप जो है वो जो चीनी और पानी या नमक पानी का घोल बना रहे हो उसको आप छन्ना से एक बार छान के देखो, क्या आपको कोई कण मिलता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलता है। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि विलयन के जो विलय पदार्थ हैं, विलयन के जो विलय पदार्थ हैं उसके कणों को छानन विधि द्वारा यानी कि जो फिल्ट्रेशन मेथड है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है? अलग नहीं किया जा सकता है। और मेरे मित्र क्या यह संभव है कि रात में शरबत बनाया आपने और सुबह तक उसको छोड़ दिए तो सुबह में देखेंगे कि जिस बर्तन में आपने शरबत को रखा था उस बर्तन में चीनी जमा हुआ है? आप कहेंगे गुरुजी का बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी संभव है। चीनी तो पानी में मिल जाता है। तो मेरे मित्र इसीलिए विलयन क्या होता है? अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो अवयवी घटक होते हैं वो बहुत लंबे समय तक छोड़ देने के बाद भी हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं या सर नीचे सटल डाउन नहीं होते हैं बर्तन में, इसीलिए हम लोग इसको अस्थायी मानते हैं। तो जब कभी भी चला विलयन के गुण की बात की जाएगी आपके पास ये 5 पॉइंट तो रहना ही रहना चाहिए। पहला कि सर ये समांगी मिश्रण होता है, दूसरा इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, तीसरा सर ये अस्थायी होते हैं, इसके विलय कणों को छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, और सर इसमें टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित नहीं होते हैं, यानी विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। आगे मेरे मित्र क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे कहा जा रहा है यहां पे कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। ये पूरा का पूरा आपका विलयन का गुण ही है चला, जो कि मैंने आपको यहां पे जूम करके बता दिया है ताकि सर पीडीएफ के रूप में जब आपको ये मिले तो वहां पे आपको पता चल पाए, वो बहुत छोटा हो जाता है। इसीलिए का जो अगला टॉपिक है वो है विलयन की सांद्रता। क्या है सर? विलयन की सांद्रता। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप कहेंगे सर आज का क्लास छोटा क्यों रख रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हम खुद ही कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं।
आप कहेंगे आप काहे नहीं हो पा रहे हैं कि सर बगल में शादी है और इतना मतलब तेज लाउड आवाज में सर ये ढोल नगारा बज रहा है कि हमारा माइंड सर बोर्ड के बजाय उस आवाज को निगलेक्ट करने में ही चला जा रहा है। तो आज के लिए परेशानी है, ब्याह शादी रोज नहीं होता है, चला एक न एक दिन सबका होना है, इसीलिए ये दिन तो सबको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आज आप लोग मतलब कष्ट कर लेंगे अपने क्लास के टाइम में। हम लोग कल के सेशन में फिर आगे की चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति उपयोगी है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बातों को आप समझ पाए होंगे और साथ ही साथ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।